दाना लोग बात करते हैं कि खास उम्र के बाद आपको ज़रूर अपने मेडिकल टेस्ट करवाते रहने चाहिए। उसका जो भी फ़ायदा होता हो वो तो अपनी जगह है, वो भी हम आज के हेल्थ टॉक में बात करेंगे उस हवाले से डॉक्टर असकार बेग से। लेकिन उससे पहले हम कुछ जानना चाहेंगे, एक चीज़ है जो ज़्यादा आ जाए तो बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। हमारे अक्सर जो सर्कल के लोग हैं वो कहते हैं एएलटी जी हमारा इतना-इतना हो गया है, 70 हो गया और ये हो गया और वो, तो अब क्या करें? परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये क्या बला है और इसका तदारक कैसे हो सकता है? एएलटी और उसका दोस्त एएसटी, ये दो लिवर के फंक्शंस को बताने के टेस्ट हैं। एएलटी का मतलब है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज और एएसटी है वो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये उसकी डिटेल यानी एब्रीविएशन किस चीज़ का हुई है। लिवर के जिगर के फंक्शंस को मापने का एक तरीका है एएलटी और एएसटी। तो फंक्शन लिवर का बताने का टेस्ट है एएलटी। 40 तक बर्दाश्त किया जाता है, 40 से ऊपर हो जाए तो ये समझा जाता है कि लिवर में सोजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होगी है या कोई इन्फेक्शन खुदा न खास्ता या कोई फैटी लिवर डिजीज। तो फिर उसके फर्दर टेस्ट होते हैं और देखा जाता है। अब सवाल जो उनका हर बंदे के जहन में आ रहा था उस वक्त भी और आप भी पूछेंगे कि इसकी काजेज क्या है कि या एएलटी हाई क्यों होता है। पहली काज तो वही है कि कोई नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, क्योंकि जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है उसमें एएसटी ज्यादा होता है, एएलटी इतना ज्यादा नहीं होता। ये एक ओके, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जहाँ ठीक है, अल्कोहल आ जाएगा वहाँ एएसटी ज्यादा होता है, तो ओके। एएलटी इतना नहीं बढ़ता। तो जहाँ नॉन अल्कोहलिक है वहाँ एएलटी बढ़ता है, एएसटी इतना नहीं बढ़ता। तो अच्छा, वो लिवर चूंकि हमारा आप कह सकते हैं किंग है जिस्म में, जो कि आपके इनटेक को, आपके जिस्म में कुछ भी जा रहा है उसको फिल्टर करता है, उसको मॉनिटर करता है कि आपके जिस्म में मेटाबोलाइज कैसे होगा। कोई खाना आप खाते हैं वो भूख के लिवर से होके बाकी जिस्म में जाता है, दवाई खाते हैं वो मैदे से होके लिवर से होके जाती है अक्सर। तो लिवर जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है चीज़ों की, टॉक्सिन्स की, ये जो कि नुकसानदेह केमिकल्स हैं कुछ। तो जाहिर बात है फिर जो दवा खाएंगे वो लिवर से होके जाएगी, तो उसमें जो दवा गैर मयारी है या जो दवा जिनमें केमिकल्स ज़्यादा कंसंट्रेशन में हैं जो कि नुकसान देते हैं लिवर के, पास अपन भी लिखा भी होता है दवा में कभी लिवर के मरीज जो हैं वो ना लें वो। और ये आम दवा, आप हैरान होंगे कि एक आम दवा जो हम लोग अक्सर रोज खाते हैं वो लिवर को बहुत डैमेज करती है। रियली? जी हाँ। और उसका नाम क्या है? पैरासिटामोल। अच्छा, आप उसे शेर वाली गोली भी कह सकते हैं या पैनाडोल भी कह सकते हैं। सऊदीया में यहाँ फीवरडोल का ब्रांड बहुत मशहूर चलता है, लेकिन पैरासिटामोल हुँ। उसकी एक सर्टेन क्वांटिटी है, अगर आप ज़्यादा ले लें तो डैमेज कर, लिहाजा कम खानी चाहिए। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खानी चाहिए, डॉक्टर को मालूम उसने कितनी देनी है, किस डोज में आप सेफ रहेंगे उसमें नहीं। ये हो गया डॉक्टर एक की हिदायत पैरासिटामोल। भी वो एक-दूसरे से भी तो पूछना होता है कि बस ठीक है, तुम्हें ये हुआ है तो फिर तुमने क्या किया? क दवाई ली? तो ये थोड़ा ये भी गाइड कर दीजिए कि ऐसे हो सकता है कि 2 लोगों को एक जैसी बीमारी हो या कुछ ना कुछ तो हर इंसान के सब लेवल्स को देख के डिफरेंट जो दवाई है वही तजवीज़ की जा सकती होगी? देखें जी, दो लोगों की खारिश भी एक जैसी नहीं होती। दवाई बीमारी है, दवाई कैसे हो सकती है जैसे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो चूंकि उसने कहा जहाँ मैं इस्तेमाल की थी आज मैं फलानी दवाई है वो। और आप यकीन करें पैरासीटामोल तो एक मैंने एक बेसिक एंटिटी बताई है, ऐसी ऐसी दवाइयाँ लोग यूज कर रहे होते हैं जो मैदे में अल्सर करती हैं, किडनी को फेल करती हैं, जिसमें डायलिसिस चले जाते हैं खुद से। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर से पूछ लें, ऑनलाइन में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है सर्विसेज, गवर्नमेंट अस्पताल है, पूछ के इलाज कर लें तो ज़रा अच्छा रहेगा। ये एक ज़िमनी सी बात आ गया डॉक्टर पर साहब अच्छा और इससे बताया। आई थिंक कि इसमें काफ़ी हद तक जो ये कुश्ते और इस तरह की चीज़ें हैं कि आपके बॉडी फंक्शंस की मुख्तलिफ जगहों की एनहांसमेंट के चक्कर में जो लोग पड़ जाते हैं, आई थिंक ये भी एक फैक्टर हो जाता होगा। बिल्कुल, चूँकि क्योंकि अनरेगुलेटेड दवाइयाँ ना, मालूम नहीं है कितनी मिलीग्राम किसकी इसमें डालनी है और रिसर्च नहीं हुई भी कि क्या वो सेफ है कि नहीं है। हुँ, यानी अब आप देखिए कि जो कोरोना की वैक्सीन है जिसको हमने चूँकि लगानी पड़ी, दुनिया में बीमारी फैली हुई थी। कोरोना की वैक्सीन बनी, उसकी फर्दर टेस्ट या उसके साइड इफेक्ट्स को स्टडी करने की 3-4 स्टेज की स्टडीज होती है, वो नहीं कर पाए, टाइम कम था, पब्लिक को लगानी थी। अब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आगे मिल रहे हैं हमें। यानी ये बहुत वो है जो स्टडी की गई मुख्तलिफ कंट्रीज में बनी। तो ये जो कुछ थे गली मोहल्लों में कूट के बना रहे होंगे,
तो आप का क्या ख्याल है, उसकी कोई रेगुलेशन होगी, उसमें कोई रिसर्च हुई हुई, उसमें क्या जा रहा है? ये हम बात कर रहे हैं वो जो इंटेंशनली डाल रहे हैं, जो इम्प्योरिटीज वैसे एनवायरनमेंट से जा रही हैं, जो कि मुफ्त में पीस के आप मतलब खा रहे हैं, तो वो उसकी तो जो डैमेज है किडनी वो क्या, कहानी और और वो कहानी और है, और वो बड़ी खतरनाक कहानी। और सिर्फ किडनी नहीं है, किडनी क्या है कि हम लोग अपने आप की जान बचा लेते हैं जी, ओ जी फलानी दवाई जो गुर्दा खराब कर दी। वो भाई गुर्दे का तो मसला ही नहीं है, गुर्दा तो बेचारा एक छोटी चीज है, आपकी जिस्म का पूरा मेटाबॉलिज्म तबाह कर देती है, थायराइड ओह! तबाह कर देती है, तो गुर्दा तो बाद में हुँ, आएगा। तो वो इसलिए ये बात बिल्कुल आपने अच्छा जिक्र कर दिया। सब लोगों को खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्लामाबाद में भी, यहाँ रियाज में भी, कि भाई खुद से दवा ना लें। अच्छा, अब कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ भी कुछ ऐसी हैं, क्योंकि दवाई केमिकल होती है, हम एग्री करते हैं इस चीज़ से, जो उसका पर्पस होता है उसके मुताबिक लेनी चाहिए, उसको फ़ौरन से पहले छोड़ देनी चाहिए, मतलब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर फिजिशियन ऑफ कोर्स। हुँ, कोलेस्ट्रॉल लोविंग ड्रग्स हैं, वो आपको जिगर में कुछ खराबी कर सकती है कुछ किस्म की। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो लिवर को डैमेज करती हैं, जिससे एएलटी बढ़ जाता है। कुछ एंटी सीजर मेडिसिन है, यानी जिससे वो मिर्गी के झटके होते हैं ना, तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसमें हमारे यहाँ तो कोई जूती सुंघाते हैं, अपनी ताला सुंघाते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। बेसिक मिर्गी के जो मरीज होते हैं उनकी जो दवा होती है उससे भी कुछ होती, कुछ पुरानी तेरे का अभी भी जो यूज में थोड़ा सा लिवर में मसला आता है। और इट सेल्फ डायबिटीज की कुछ मेडिसिन है जो कि लिवर करती है, क्योंकि लिवर में जाके डिटॉक्सिफाई होनी है, जो गुजरेगा वहां से वो कुछ ना कुछ तो करके जाएगा, लेकिन बहरहाल दवाइयाँ तो फिर लेनी पड़ती हैं। एएलटी उससे बढ़ सकता है। अच्छा, हुँ। अल्कोहल की हमने बात की, उसमें याद रहे कि एएसटी ज्यादा बढ़ता है अल्कोहल से एएलटी के मुकाबले, थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए। मल्टीविटामिन्स कुछ ऐसे हैं जो लेके एएलटी कम किया जा सकता हो? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें रह गई, वो मैं करके फिर आपको उस तरफ आता हूँ, कि हेपेटाइटिस की ए, बी, सी जो है ना, उनसे भी एएलटी बढ़ जाता है। हार्ट तो फेलियर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें अपने ही खिलाफ जिस्म के मुदाफ़ित निज़ाम अपने आप को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो उससे एएलटी बढ़ जाता है। और ट्रीटमेंट क्या है इसकी? मल्टीविटामिन तो बाद में आएँगी, पहले आप उसकी काज़ को रिमूव करेंगे। यानी खुदा ना खास्ता आप कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो डैमेज कर रही है, मल्टीविटामिन चाहे 10 भी खा लेंगे तो वो नहीं, क्योंकि काज़ देते हैं, आग लगी हुई है, पेट्रोल भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, तो आग तो नहीं बुझेगी। तो डेफिनेटली जो सोर्स है वो आपको खत्म करना होगा। काज को रिमूव करें। मोटापा है, फैटी लिवर है, तो वजन को कम करें, डायबिटीज को कंट्रोल करें, दवाइयाँ छोड़ें, एक्सरसाइज करें, तो ठीक हो जाएगा। मल्टीविटामिन का रोल इसमें बाद में आएगा, जब हम इसको लेवल को नॉर्मल ले आएंगे, तो जो पिछला मसला होगा उसको ठीक करने की यूज करेगा। लेकिन फैटी लिवर डिजीज में मल्टीविटामिन की बजाय, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, एक तो लोगों ने सवाल भी ये पूछे कि जब इतनी बड़ी बीमारी है, चर्बी हो गई है, तो हम इसको कम कैसे करें, ये नहीं हो सकता उसकी दवा ना हो। जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट है ना उसकी, वो तो ऐसी कोई दवा नहीं है, लेकिन हुँ, आप इनडायरेक्ट तरीके से थोड़े से उस पर जो असरात है ना बाकी मसले के, वो दूर कर सकते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हुँ, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बड़ी बहुत अच्छे, उस पर एक रिसर्च हुई थी, एक पाइवन स्टडी कहलाती है, जो कि स्विट्जरलैंड में 2018 में हुई थी। PIVENS, पाइवन, इसको आप गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगी। कि विटामिन ई जो है, चूंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वो खाने के बाद लेना होता है। साथ ही बताता है, विटामिन जो फैट सॉल्युबल जितनी भी होती है वो फैट के साथ यानी खाने के साथ लेनी होती है, जैसे विटामिन डी है। हुँ, तो विटामिन ADE के जो है ना, ये हैं फैट सॉल्युबल खाने के साथ। एनीवे, तो विटामिन ई को उन्होंने रिसर्च किया कि अगर 800 इंटरनेशनल यूनिट आप डेली लें, 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लें, और आप कुछ ऐसा लें 5-6 महीने, तो उन्होंने 2 साल तक वो स्टडी की है, और उसमें बताया है कि जी एएलटी कम हो जाता है फैटी लिवर डिजीज का। ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। और उसके बाद आप आ जाइए कैफीन, जो हुँ। हमारे कॉफी में होती है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है, मैं तो 1-1.5 कप पी जाता हूँ रोज। एंटीऑक्सीडेंट है, और लिवर की इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है। बाकी एक कैटेगरी होती है केमिकल्स की, उनको कहते हैं पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स, हुँ, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्लांट से निकलते हैं वो। उसमें आप सर्च करेंगे तो ज़्यादातर ये पाए जाते हैं वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, दलिए में, कुछ मसालों में, मशरूम में, चाय में। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कुछ लिवर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सैडली कोई ऐसी मल्टीविटामिन नहीं है जो कि उसको ठीक कर सकती अगले टॉपिक के हिस्से पे आते हैं जो बॉडी फैट का है। बॉडी फैट है और विस्करल फैट है।
इसको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बॉडी फैट है बेसिकली, इसको आप कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि बॉडी फैट और ऑर्गन फैट और विसरल फैट और फलानी फैट कैसी होती है, तो हम उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बॉडी जो फैट कहलाती है बेसिकली वो दो हिस्सों में है, पूरी बॉडी में आपके दो हिस्सों में। एक तो फैट है जो आपको नजर आ रही है, पेट पे है, बाजू में है, जो ओबीस लोग होते हैं, सीने पे, टांगों में, थाइज में जो नजर आ रही है, वो सामने जो स्किन से नीचे है, आपकी स्किन की फैट है, दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस फैट। दूसरी फैट जो आपको नजर नहीं आ रही वो है विसरल फैट। विसरा कहते हैं ऑर्गन को, जैसे लिवर है, किडनी है, जो बाकी ऑर्गन स्टमक है, इसे विसरा कहते हैं। इनके इर्द गिर्द जो फैट होती है वो विसरल फैट कहलाएगी। एक सबक्यूटेनियस फैट होगी, एक विसरल फैट। तो अब जो सबक्यूटेनियस फैट है जो आपकी स्किन के नीचे है, वो तो हमें चाहिए ना, क्योंकि देखिए एक्सट्रीम वेदर में आपको जिस्म को गर्म रखना होगा, और वो आपकी एक किस्म की इंसुलेशन भी करती है, प्रोटेक्शन भी करती है बॉडी की। फैट होना जरूरी है, स्किन के नीचे फौरन हड्डी आ जाए या मसल आ जाए तो वो डैमेज हो गया। सबक्यूटेनियस फैट तो इज ए गुड फैट। अच्छा, उसके बाद जो ऑर्गन और विसरल फैट है वो आपकी आते हैं इंटेस्टाइन की वॉल्स के साथ, एब्डोमिनल वॉल्स के अंदर की साइड से, और बाकी ऑर्गन को सराउंड करती है। अच्छा, उसमें जब हम जाते हैं इसको देखने के लिए कि क्या हमारी ये फैट है, क्या ये हमें किसी किस्म का नुकसान तो नहीं दे रही, तो हम उसमें ये इस चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि जो हमारी इंटेस्टाइन की फैट है वो और जो विसरल फैट है, दो उसमें कंफ्यूजन ना हम कर सकें, कंफ्यूजन ना पैदा हो। स्पेशली जो ऑर्गन से रिलेटेड फैट है वो उसकी एक अलग कहानी है, उसकी स्किन की अलग है। हम थोड़ा ऑर्गन की बात कर लेते हैं कि जो फैट इटसेल्फ है ना, जो जिसे हम आम ज़ुबान में चर्बी कहते हैं, फैट करते हैं, वो एक इटसेल्फ इज एन ऑर्गन। ये नहीं है कि आपकी ऐसी कोई पड़ी हुई चीज है, कुछ नहीं, वो एक ऑर्गन है कि इसमें ये एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पे काम करता है फैट, यानी ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है फैट। वुड यू बिलीव दैट? और जो एस्ट्रोजन है, नहीं, एस्ट्राडोल है, वो इसका जो है ना वो उसको खराब कर देती है, हमारे फैट जो इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं, मोटापा हो जाता है। तो एस्ट्रोन एक हार्मोन है, वो फैट जो है ना वो में कन्वर्ट कर देता है गुड हार्मोन्स पर। तो जो फैट एंडोक्राइन ऑर्गन तौर पर यूज करते हैं, उसमें उसके फैट के दो फंक्शन है, और इट्स एक्चुअली एन हेल्पफुल थिंग। एक इसका फंक्शन क्या है कि वो जो हार्मोन निकालती है उनमें से एक होता है लेप्टिन। लेप्टिन एक है, लेप्टिन हार्मोन जो है ना उसका काम होता है कि आपकी भूख को कंट्रोल करे, आपकी सिटाइटी को बताएगा जी मैंने खाना खा लिया, पेट भर गया या भूख लग रही है, वो डेफिनेटली ये वेट को मैनेज करती है। और इसको लेप्टिन को टारगेट करके दवाइयां बनी हैं, लेप्टिन को टारगेट करके ट्रीटमेंट्स बने हैं मोटापा कम करने के। ये हम किसी और निश्चित में डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरा हार्मोन बनाती है फैट, वो एडिपोनेक्टिन है। वो एडिपोनेक्टिन जो है वो रेगुलेट करती है शुगर को। तो आप देखें कि अल्लाह की कुदरत के फैट के अंदर से आपको हार्मोन्स मिल रहे हैं जो आपको चला रहे हैं। तो बस इट्स ग्रेट थिंग। अब हमने ये देखना है कि हमारे लिए कौन सी फैट अच्छी है, कौन सी बुरी है। अच्छा, ठीक है। उसको उस पे आने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा यार मेरी जिस्म में कितनी फैट है, आपके जिस्म में कितनी है, और खादिम हुसैन के जिस्म में कितनी फैट है। वो तो उसका कोई तरीका होगा ना, आखिर कोई मैयर करने का तरीका होगा। तो इन्होंने जो रिसर्च की तो उन्होंने एक फार्मूला बना दिया बीएमआई का। उसमें। एक कैलिपर्स आए हैं जो क्रूड सिस्टम है, उसमें वो बॉडी के फैट मेजरमेंट के कैलिपर्स हैं, वो बता देते हैं कि आपकी जिसमें कितनी फैट है, फार्मूला वो यूज करके। तो उन्होंने एक ये बना दी एक फिगर कि कितनी फैट होनी चाहिए एवरेज मर्द में और औरत में। तो ये बहुत डॉक्टर अच्छा साहब, हो गया ना, जैसे कि ये बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है, ये इसी इसी में ही आता है ये भी? नहीं, बॉडी मास इंडेक्स और चीज है, हम उसको ठीक भी है। डिस्कस करेंगे। वो ठीक। हाइट और वेट कैसे कैलकुलेशन करने के बाद, ऑलराइट। और वो ठीक है। आपके मोटापे को गेज करता है, वो पूरे ओवरऑल बॉडी गर्थ को मतलब कंसिडर करता है। हम ये सिर्फ फैट को कर रहे हैं, जैसे बॉडी में पेट पे लगा के चेक करते हैं कितनी फैट है या थाई में कितनी फैट है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि जो पीपल जिनकी एज 20 से लेके 39 तक है, 20 साल से 39 तक है, उनमें जो मर्द हैं वो उनका 32% जो बॉडी फैट सर्टन कैलकुलेशन से निकलता है वो नॉर्मल है, और लेडीज में 21% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 32 और 21। और लेकिन जो लोग
आगे जा रहे हैं, मेन हैं जो कि अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनके लिए कहते हैं कि 18-19 तक फैट इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जिम में भी आपने सुना होगा कि जो ट्रेनर होता है वो भी कहता है आपकी फैट इतनी है भाई, इसको कम करो, ज़्यादा करो, कुछ लड़के हमें बताते रहे। अच्छा, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है 40 से ज़्यादा, उसमें जो खवातीन हैं उनके लिए उन्होंने थोड़ा सा रूम दे दिया कि चलो 25-30 तक, 28 तक चली जाए फैट, हम्म, क्योंकि वो हम्म, डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। और मर्द को भी थोड़ा सा लीनियंट कर दिया कि 21% तक चली जाए। लेकिन आप हैरान हो गए जान के कि जो 1 kg फैट है, 1 किलो फैट, डेफिनेटली चूंकि वो लाइट सी होती है, जब हमने उस पर बात की थी फैट फ्रीजिंग के, शायद जिक्र हुआ था कि नहीं, हम करेंगे, मैं उस सेशन में की बात कर रहा था कि फैट का अपना वजन एक सर्टन, मतलब ईंट आप लेंगे 1 किलो की इतनी होगी, फैट लेंगे तो वो इतनी होगी 1 किलो, क्योंकि उसका अपना वजन कम होता है। 7,700 कैलोरीज 1 kg फैट में होती है। उफ, अब आप अंदाजा लगा लें। ह्यूज। एक लेडी को चाहिए, 1800, 1600, 1500 हमने बात की थी। मर्द को चाहिए 2000 एक दिन में। सो आपकी 3 दिन की जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपके 1 kg फैट में पड़ी हुई है, और अभी आप में केजीज ऑफ फैट मौजूद है जिसमें। सो ये एक थोड़ा सा बताना जरूरी है ताकि लोग समझे कि फैट कितनी खतरनाक है, इसको करना चाहिए। यानी अगर आप 1 kg फैट लूज करेंगे, आप 7,700 कैलोरीज आपके हो गए, या 7,700 कैलोरीज आप बर्न करेंगे विदाउट टेकिंग एनी एडिशनल कैलोरी, तो आप स्टोर में से 1 kg कम कर देंगे। वंडरफुल बात है, इनक्रेडिबल। बेहतरीन। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये भी पूछेंगे, अच्छा यार आपने यहाँ तक तो पहुंचा दिया, अब ये बताओ यार बर्न कैसे करना है, मतलब फैट जाएगी कैसे? तो हम उनसे कहते हैं कि जी बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट जगह पहुंच गए, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि फैट क्या चीज़ है, विसरल फैट कौन सी है, और जो सबक्यूटेनियस फैट है, स्किन की फैट कौन सी है, आप उसको बर्न कैसे करना है। तो आपके लिए खुशखबरी है। जबरदस्त। खुशखबरी ये है कि हम तो पकड़ते हैं पेट की फैट को, यार है मैं बड़ा बड़ा मोटा हो गया यार, मेरी है फैट। जो आपकी स्किन के नीचे की फैट है, दैट इज द लास्ट थिंग विच गोज वंस यू आर ए हम्म, रेगुलर एक्सरसाइजर। वो लास्ट हो जाती नहीं। आपकी सबसे पहले फैट जो बर्न होती है, जिसमें वो विसरल फैट है, लिवर के इर्द गिर्द, स्टमक के इर्द गिर्द, किडनीज के इर्द गिर्द। यानी इसीलिए तो कहते हैं ना कि यार मुझे एक्सरसाइज करते यार 15-20 दिन हो गए हैं, मैं जिसमें फर्क कोई नहीं पड़ रहा। वो फर्क तो पड़ रहा होता है, क्यों बाहर वाली फैट वो गिन रहा होता है, वो अंदर की फैट गिन नहीं रहे होते। और वो खतरनाक भी वो होती है क्योंकि बॉडी को नुकसान दे रही थी। वो अल्लाह का ऐसा कोई करिश्मा है कि वो सबसे पहले पहुंच जाती है, और वो बहुत अच्छी बात है कि वो सबसे पहले चली जाती है, फैंटास्टिक। और लेके बड़ी जाएगी। अच्छा आपने जो है ना तरीके से लोगों को समझाया है ये सारा इशू। और और कैसे जाएगी, ये आखिरी बिट भी सुन लें इसमें। फैट को बर्न करने के लिए आपको एरोबिक एक्सरसाइज चाहिए, जिसमें आप, एरोबिक का मतलब है कि आपने ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, आप कार्डियो करेंगे। कार्डियो मीन्स वो जो जैसे जिम में पहले दिन जाते हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर पकड़ कहता है चलो जी कार्डियो शुरू करो। कार्डियो क्या होती है? हार्ट रेट को तेज करना। मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ जो आपको शायद कम लोग बताएंगे। कार्डियो बड़े फैंसी नेम और ये वो कुछ नहीं है, सिर्फ हार्ट रेट को तेज करना, 120 पर मिनट से ज्यादा रखना। दैट्स योर कार्डियो, या नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अच्छा, वो किससे तेज करेंगे आप? खौफ में आके तो तेज नहीं कर सकते आप, डेफिनेटली हैव टू डू सम एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में, कार्डियो में सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है? साइकिलिंग। साइकिलिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट। मैं उसमें बताता हूँ, अभी खत्म करने से पहले आपकी इजाजत से बताऊंगा कि साइकिलिंग क्यों जरूरी है यस और क्यों प्लीज। बेहतर है। लेकिन पहले हम कर लेते ताकि चैप्टर क्लोज हो जाए। साइकिलिंग हार्ट रेट बढ़ाती है, जॉगिंग ऑफ कोर्स, तेज रनिंग, ब्रिस्क वॉक, वो सब कर लेती है। स्विमिंग, स्विमिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। बॉडी के एक एक आप तो आम जुबान में कह लें कि अंग अंग का या हर हड्डी का, हर मसल की एक्सरसाइज हो जाती है स्विमिंग। वंडरफुल एक्सरसाइज। लेकिन साइकिल पे मैं आ जाऊं, और 20 से 40 मिनट डेली जाना ही जरूरी। साइकिल क्यों? देखें, आपने नोट किया होगा, हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग, काफी पेशेंट्स है मेरे पास, जिनको एक स्टेज के बाद जाके वजन तो बड़ा होता है लेकिन जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों में आर्थराइटिस हो जाता है, वो वजन नहीं सहार सकते, टांगों पाँव में दर्द होती है, कूल्हे की हड्डी में दर्द है, बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग कुछ हैवी वेट करते हैं, कुछ मसला होता है, उनके साथ कोई ट्रॉमा हो जाता है, वो भाग नहीं सकते भाई। हम उनसे कि भागो या बहुत एक्सरसाइज करो, कहते हैं जी मैं तैयार हूँ लेकिन मेरे जिस्म साथ नहीं देते। वंडरफुल थिंग है, साइकिल पे बैठ जाएं, आपका सारा वजन किस पे पड़ गया? सीट पे।
आपको सीट पे हो गया, आपके टांगों पे घुटने पे तो वजन पड़ा ही नहीं। आर्थराइटिस ने तो आपको खुश होकर सलाम करना कि हाँ जी 10 की कम है, तो आपने क्या करना है, साइकिल चलानी है। तो वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो एक अलग टॉपिक है, एक्सरसाइज वो कर लेंगे, वो यूज करें आप, साइकिल को बैठ के करें। 25 दिन में आपका वजन कम ना हो तो जो मतलब मुझे तो ऐसे वो नहीं दिया, मतलब है कि मजीद उड़ा दूंगा। पॉइंट इज कि आप अपने आप को हरकत में लाएं, आप अपने हार्ट रेट को तेज करें, लेकिन हड्डियों पर जुल्म ना करें, साइकिल यूज करें, साइकिल इज एन एक्सरसाइज। तो ये फैंटास्टिक, फैट हमने कवर कर लिया। फैंटास्टिक डॉक्टर अस्कार, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। थैंक ये यू बहुत ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आपने जो है थैंक यू। इसको समझाया है सादा फहम अल्फाज में। आई एम श्योर दोस्तों आपकी जिंदगी में जो डॉक्टर अस्कार बेग के टिप्स हैं उनसे फ़र्क पड़ा होगा। आप अपना फीडबैक थ्रू क्वेश्चंस एंड कमेंट्स दे सकते हैं इधर, और उसके अलावा भी आप जो है डॉक्टर अस्कार बेग का जो फ़ेसबुक पेज है आस्क डॉक्टर अस्कार, उस पे आप जाकर इनके जो स्केड्यूल है उससे अपडेटेड भी रह सकते हैं। जहाँ रहे अपना ख़्याल रखें, और ये आज की सबसे ख़ास बात जो है साइक्लिंग वाली है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, इसको अपना लें। सबसे आसान जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो ये है कि आपने अगर कहीं आस-पास के इलाके में कुछ कहीं किसी से मिलने जाना है, कुछ लेने जाना है, द बेस्ट फेवर यू कुड गिव टू योरसेल्फ इज़ जस्ट गेट होल्ड ऑफ दैट साइकिल, उस पे बैठें, पेडल करें और करें मौज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपकी मोटिवेशन हमेशा लोगों में बहुत एक एक नई जज्बा, नया जज्बा बेदार करती है, और फिर वो क्वेश्चंस भी करते हैं और फिर उनके पॉइंट्स क्लियर होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम एक चीज़ को और जिक्र करेंगे कि जो नई रिसर्च है जिससे आप डायबिटिक हैं, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आप करना चाहते हैं, और आप बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं उसका तरीका मैं बताऊंगा। मैं अपनी बात से नहीं लाया, एक लेटेस्ट रिसर्च आई है और उसमें इतनी ज़बरदस्त है कि आप बैठे बैठे अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेंगे, दैट्स और ब्रिलियंट, वो आपके किडनी जो डैमेज होने से बच जाएगी। इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट पे बात दैट्'ll करेंगे। बी ग्रेट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अस्कार, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड we'll all meet up very soon.